नमस्कार। सोचिए एक सरकारी लिस्ट बनती है और करीब 19 लाख लोग मतलब अचानक खुद को उससे बाहर पाते हैं। उनकी नागरिकता पर ही सवाल उठ जाता है। हाँ, ये असम में हुआ था। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी जब अपडेट हुआ। बिल्कुल। आज हम इसी मतलब काफी जटिल और चर्चित विषय पर बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि एनआरसी आखिर है क्या चीज, इतना विवाद क्यों हुआ इस पर, और हाँ, अभी क्या स्थिति है। जरूर। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, तो ये नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर है। राष्ट्रीय रजिस्टर? हाँ, इसका जो मूल मकसद है वो है भारत के कानूनी नागरिकों की पहचान करना और अवैध प्रवासियों को अलग करना। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि देखिए, ये कोई बिल्कुल नई चीज नहीं है। पहली बार तो ये 1951 में बना था। 1951 में? हाँ, काफी पहले। हाँ, लेकिन तब ये सिर्फ असम के लिए था। और अभी जो 2019 में अपडेट हुआ ना सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, वो भी सिर्फ असम के लिए ही था। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब नागरिकता साबित करने की ये जो प्रक्रिया है, सुनने में तो ठीक लगता है, पर जो असम में हुआ लगता है काफी पेच है इसमें। पेच तो नहीं, बिल्कुल है। क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया समझिए बहुत ज्यादा दस्तावेजों पर निर्भर करती है। अच्छा। लोगों को साबित करना होता है कि वे या उनके पूर्वज भारत के नागरिक हैं। अच्छा। अब इसके लिए कई तरह के दस्तावेज चाहिए। जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो गया, जमीन के रिकॉर्ड्स हैं, सरकारी पहचान पत्र। असम वाले मामले में तो वो 1971 से पहले की वोटर लिस्ट या ऐसे ही पुराने दस्तावेज दिखाने थे। 1971 से पहले के? बाप रे, वो तो बहुत पुराने हो गए। हाँ, बहुत पुराने। और सिर्फ अपने नहीं, मतलब माता पिता या दादा दादी के दस्तावेजों से अपना रिश्ता भी साबित करना पड़ता है। तो ये वाकई एक, आप कह सकते हैं, बड़ी चुनौती थी। और शायद इसी चुनौती का नतीजा था वो 19 लाख लोग जो लिस्ट से बाहर रह गए, असम की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा। जी हाँ, 19 लाख के करीब। और जानकारी यही बताती है कि इसमें हर समुदाय के लोग शामिल थे, ऐसा नहीं कि कोई एक ही वर्ग था। हाँ, और यहीं से फिर सारी चिंताएं और वो विवाद शुरू होते हैं, है ना? बिल्कुल। सबसे बड़ा डर तो है स्टेटलेसनेस का, मतलब राज्यविहीन हो जाने का डर। स्टेटलेसनेस यानी जिसका नाम लिस्ट में नहीं है, उसे डर है कि भाई कहीं वोट देने का अधिकार न छिन जाए, जमीन जायदाद का हक न चला जाए, या फिर कहीं डिटेंशन सेंटर न भेज दिया जाए। और ये डर मतलब जमीनी हकीकत से जुड़े थे। और वो दस्तावेज जुटाने की दिक्कतें, वो भी तो बहुत बड़ी थी, खासकर गरीब लोगों के लिए, हाशिए पर रहने वालों के लिए। हाँ बिल्कुल, जिनके पास पीढ़ियों से संभाल कर रखे कागजात नहीं होते या जो गरीब हैं। जानकारी तो ये भी बताती है कि शहरों में जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जुड्डी बस्तियों में रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल था। सही कहा। बाढ़ आ गई, कहीं विस्थापन हो गया, या बस गरीबी ही कारण है कि कई लोगों के पास पुराने दस्तावेज थे ही नहीं। इसके अलावा एक और चिंता जो स्रोतों में बार बार आती है, वो है नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के साथ एनआरसी के जुड़ने की आशंका। हाँ, सीए और एनआरसी को लेकर काफी बहस हुई थी। जी, डर ये जताया गया कि अगर मान लीजिए राष्ट्रव्यापी एनआरसी होता है तो सीएए के तहत कुछ खास धार्मिक समूहों को तो शायद नागरिकता पाने का एक रास्ता मिल जाए, लेकिन एनआरसी से बाहर हुए जो दूसरे समुदाय के लोग होंगे, उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं रहेगा। अच्छा, ये एक पहलू है। हाँ, और फिर इस पूरी कवायद का जो प्रशासनिक बोझ है, जो खर्चा है, और मानवाधिकारों से जुड़ी चिंताएं भी उठी। संयुक्त राष्ट्र तक ने इस पर ध्यान दिलाया था, खासतौर पर राष्ट्रीयता के अधिकार और भेदभाव न करने के सिद्धांत को लेकर। आपने शुरू में कहा कि असम का मामला थोड़ा अलग है, वो क्यों? वहां की क्या पृष्ठभूमि थी? हाँ देखिए, असम की स्थिति थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि वहां बांग्लादेश से प्रवासन का एक बहुत लंबा और कह सकते हैं संवेदनशील इतिहास रहा है। हाँ, ये तो सुना है। तो इसी के चलते 1985 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वहां के छात्र संगठनों के बीच एक समझौता हुआ था, असम समझौता। असम समझौता, हाँ। उसका एक मुख्य बिंदु ही यही था कि अवैध अप्रवासियों की पहचान की जाए और उनके बारे में फिर कार्रवाई हो। तो असम का जो एनआरसी अपडेट था वो इसी समझौते और फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी का नतीजा था। लेकिन जैसा हमने बात की, नतीजा खुद बहुत विवादास्पद रहा। तो फिर अब क्या स्थिति है? मतलब 2019-20 में तो इसे लेके पूरे देश में काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। क्या ये एनआरसी अब पूरे देश में लागू है? नहीं, अभी की जो जानकारी है उसके हिसाब से मतलब 2025 तक एनआरसी को देश भर में लागू नहीं किया गया है। अच्छा। हाँ, 2019 में गृह मंत्री जी ने संकेत जरूर दिए थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो जो व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, उसके बाद सरकार ने इस पर कदम आगे नहीं बढ़ाए हैं।
और हाल फिलहाल के सरकारी बयानों या बजट वगैरह में भी राष्ट्रव्यापी एनआरसी का कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो इस मुद्दे पर जो अलग-अलग पक्ष हैं, वो क्या तर्क देते हैं? मतलब पक्ष में क्या कहा जाता है और विपक्ष में क्या? हाँ, तो जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि देखिए, देश की सुरक्षा के लिए, संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए और अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए एनआरसी जरूरी है और ये एक कानूनी प्रक्रिया है। वहीं जो आलोचक हैं उनका कहना है कि इससे लाखों लोग, खासकर गरीब और हाशिए के लोग, अपनी नागरिकता खो सकते हैं, मतलब स्टेटलेस हो सकते हैं। हाँ। वो ये भी कहते हैं कि इसका इस्तेमाल शायद धार्मिक या जातीय आधार पर भेदभाव करने के लिए या राजनीतिक निशाना साधने के लिए किया जा सकता है, और ये भी कि इतने बड़े और इतनी विविधता वाले देश में इसे लागू करना व्यवहारिक रूप से बहुत ही मुश्किल और बहुत खर्चीला काम है। तो ये तो साफ है कि एनआरसी सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। ये पहचान, नागरिकता, अधिकार, राजनीति सबसे जुड़ा एक बहुत ही पेचीदा मसला है। बिल्कुल। ऐसे में सही जानकारी रखना और जो अफवाहें फैलती हैं उनसे बचना शायद और भी जरूरी हो जाता है। एकदम सही कहा। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि भारत जैसा विशाल और इतनी विविधताओं से भरा देश, वो अपनी सुरक्षा की जरूरतों और अपने सभी नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बना सकता है, खासकर जब दस्तावेजीकरण की इतनी जमीनी मुश्किलें हों। हाँ, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। जी, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार सोचने और संवाद करने की जरूरत है।